सभी को राधे राधे। जो लोग गांव में रहते हैं और अपनी 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या है, बाज़ार की जो शिक्षा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि गांव के लोग बाज़ार की जो शिक्षा होती है उसे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके घर वाले इतने ज़्यादा पैसे वाले तो होते नहीं हैं कि उन्हें बाज़ार में पढ़ा सकें, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। मैं भी एक बहुत मीडियम घर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे ग्वालियर में पढ़ने आ रहा हूँ। मैं जो हमारे टीचर मेरे को जो सिखाते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जिससे मेरा कुछ नहीं फ़ायदा है। मैं तो जो कर रहा हूँ वो सारे भाइयों के लिए कर रहा हूँ। मैं भी 12th में हूँ, जो मेरे टीचर मुझको बताते हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हमारे टीचर ने मुझको जो पढ़ाया था वो ग्रामर में है, हिंदी की में छंद नाम का टॉपिक है, उसको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप अगर आपको ये थोड़ा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि इसमें आपको क्या पसंद आया, आपने इससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आइए देखते हैं। छंद जो होते हैं वह 1 नंबर में या 2 नंबर में पक्का आते हैं। हिंदी के जो पेपर होता है ना, उसमें 1 नंबर में या 2 नंबर में पक्का पूछे जाते हैं कि छंद क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो छंद की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वह गद्य या पद्य रचना जिसमें अक्षरों का गणनाक्रम, उसकी संख्या, मात्रा, तुक, यति, गति, इन सभी नियमों से संबंधित, इस सभी नियमों का पालन करते हुए जो गद्य या पद्य रचना लिखी जाती है, या जो कहानी या दोहा या चौपाई लिखी जाती है, या सर्वे कुछ भी कविता लिखी जाती है, उसे हम छंद कहते हैं, या वही छंद कहलाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आ रहा है कि छंद के कितने भेद होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। वर्णिक छंद वह छंद होता है जिसकी वर्णों के यानी उसके अक्षरों से गिनती की जाती है। आप तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि वर्णिक छंद वह होते हैं जिसकी अक्षरों से गिनती की जाती है, और मात्रिक छंद वह होते हैं जो मात्राएं होती हैं उनसे गिनती की जाती है। तो ये क्लियर हो गया। तीसरा आ रहा है कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे अलग अलग हैं। तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में यह अंतर है कि मात्रिक छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। मात्रिक छंद जो होते हैं उनकी मात्राओं से गिनती की जाती है, और वर्णिक छंद जो होते हैं उनकी वर्णों से गिनती की जाती है। और इसमें दूसरे नंबर पे है, उदाहरण भी लिख सकते हो। मात्रिक छंद दोहा और चौपाई होते हैं, और वर्णिक छंद सर्वे और कविता होते हैं। और तीसरा में इसमें बहुत अच्छा मतलब इसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को। तो क्या है, मेरे सर ने इस पर मोस्ट का चिन्ह लगाया था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसे, कि सरोटा छंद की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। सरोटा छंद क्या होता है, इसके लक्षण बताइए और इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको सरोटा के बारे में बताता हूँ कि सरोटा एक मात्रिक छंद है जिसकी मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। सरोटा में 4 चरण होते हैं, जैसे कि दोहा और चौपाई में होते हैं 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे पहले चरण, पद, पाद और चरण एक ही चीज़ को कहते हैं, यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण के अंत में एक लघु गुरु होता है। इसके तीसरे और पहले चरण के जो अंत होता है, जो चरण खत्म होता है, उसके अंत में एक लघु गुरु होता है, और इसके और अंत में लघु गुरु होता है, तथा तुक भी मिलता है। इसमें तुक से बात की जाती है। इसमें तुक जैसी कोई तुक होता है, जैसे हम कहते हैं मंगल भवन या मंगलहारी, और द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, तो ये तुक मिल गया इसमें। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, ये तुक हो जाता है। जैसे तुकबंदी करते हैं ना, वो तुक हो जाता है। इसके अंत में तुक भी मिलता है। एक और छंद आ रहा है, इसके बारे में बताता हूँ कि रोला छंद किसे कहते हैं। इस छंद को उदाहरण सहित लिखिए। रोला छंद क्या होता है, इसे उदाहरण सहित लिखना है। तो रोला छंद कुछ नहीं, रोला एक प्रत्येक मात्रिक, रोला के प्रत्येक चरण में
11 व 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 से 11 और 13 के अंत से कुल 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु गुरु या फिर 2 लघु वर्ण होते हैं। लघु का मतलब बड़ी मात्रा होता है, लघु का मतलब बड़ा होता है, लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है, यानी इनके कम से कम 2 चरणों में तुक होना ही चाहिए, आवश्यक होता है। और यह एक मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं से गणना होती है, इसलिए ये एक मात्रिक छंद है। आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं मुक्तक छंद किसे कहते हैं। मुक्तक छंद जो एक छंद है वह उसकी परिभाषा लिखना है। तो मुक्तक छंद में तुक नहीं होता, मुक्तक छंद में तुक नहीं होता, परंतु लय होती है। जैसे लय मैं आपको बताता हूँ, जैसे लय बनाते हैं अपन, धागर धिन्ना धागर धिन्ना धातर धिन्ना धातर धिन्ना धागर धिन्ना धागर धिन्ना धर धिन्ना, ये लय हो जाती है। तुक होता है जैसे किसी चीज़ की तुकबंदी करना, जैसे बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, पूजा के मैं भगो पुजारी, ये तुक हो जाता है। और ये लय होती है जो अभी मैंने बताया था, वो बोलते हैं धागर धिन्ना धातर धिन्ना, इसे लय बोलते हैं। परंतु इसमें तुक नहीं होता, परंतु लय होती है, जो मुक्तक छंद कहलाता है। मुक्तक छंद ना तो इसमें वर्णों की गिनती की जाती है, इसमें वर्णों की कोई गिनती नहीं की जाती, और ना इसमें मात्राओं का कोई विधान है कि मात्राओं की भी गिनती की जाए। यह मुक्त होता है, यानी इस पर कोई भी जो हम बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होता, ये ना मात्राओं की गणना होती है इसमें, ना उसकी गणना होती है वर्णों की, और इसमें ना मात्राओं की गणना होती है ना वर्णों की गणना होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो मुक्तक छंद है, ये इसके जन्मदाता यानी इसे इसका जन्म कैसे हुआ, इसके जन्मदाता कौन है, वो है यानी महाकवि जो निराला जी हैं, वह मुक्तक काव्य के वो मुक्तक छंद के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्हीं ने मुक्तक छंद बनाया था, इसलिए मुक्तक छंद के जन्मदाता महाकवि निराला जी को माना जाता है। एक और बताता हूँ, लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे ये छंद, कि रुबाई किसे कहते हैं। रुबाई छंद क्या है, इसे किसे कहते हैं रुबाई, और इसकी उदाहरण सहित लिखना है। इसकी पहले परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। कि रुबाई उर्दू और फारसी दोनों शब्दों यानी उर्दू लैंग्वेज और फारसी लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेजों से मिलकर छंद बना है, या उसे उर्दू या फारसी लेखन शैली भी कहते हैं। इसकी पहली, दूसरी तथा चौथी चरण में, इसकी पहली दूसरी तथा चौथी चरण में तुक अवश्य होता है, परंतु तीसरी जो चरण होता है, जो तीसरी लाइन होती है, उसमें इसके तो स्वच्छंद होती है, इसमें कोई तुक नहीं होता, वह पंक्ति स्वच्छंद होती है। इसका उदाहरण है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद लाया है, आंगन में ठुनक रहा जिद लाया है, बालक तो वही चांद में ललचाया हो, वही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आंगन में चांद उतर आया है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आंगन में जो रूठ कर बच्चा बैठा है, वह चांद को देखकर जिद कर रहा है कि मुझे वही चांद चाहिए, लेकिन उसकी माँ चांद कैसे लाएगी, इसीलिए उसकी माँ ने उसके हाथ में दर्पण पकड़ाकर उसे बोल दिया है कि ले लाला, तू नाराज़ ना हो, तेरा चांद धरती पर आ गया, अब तू इसे खेल ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।